हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। आज मेरे प्यारे बच्चों हम हरियाणा जीके करेंगे। कल हमने हरियाणा जीके पढ़नी स्टार्ट की थी। हमारा एचटेट का पेपर 26-27 जुलाई को है, उसको टारगेट लेके, है ना। और जो सीईटी का पेपर है बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाली है, पोर्टल ओपन होने वाला है सीईटी फॉर्म फिल के लिए, तो उनके लिए भी काम आने वाला है क्योंकि हरियाणा जीके सीईटी में भी आती है और एचटेट में भी, है ना। चलो, कल हमने क्लास ली थी हरियाणा जीके की, उससे आगे के क्वेश्चंस आज हम पढ़ते हैं। ऐसे आप लगातार क्लासेस लेते रहोगे तो आपका पेपर जरूर क्लियर होगा, सिलेक्शन तक आप जरूर पहुंचोगे। बस शर्त आप लगातार पढ़ते रहना, जब जब क्लासेज आती हैं उनको जरूर देखते रहना, ठीक है। और फिर भी समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, और वहां पे आपको अलग से कुछ पूछना है तो आप अपने ही चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे आप व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो। चलो आओ बच्चों। और हाँ, कल वाला जो आपको कल पढ़ाया था वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गई होगी। अपना टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना, रोजगार विद पूनम के ही नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। और समस्या आए तो पूछ लेना और पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके जरूर याद कर लेना। साथ के साथ आपको देखो, टाइम 26-27 जुलाई के लिए ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है। 60-62 दिन जितने भी है ना, आपको बाद में रिवीजन के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको लगातार आज तैयारी की, देख लिए हमने ये टॉपिक्स किए हैं, उस टॉपिक को आज ही परमानेंट अपने माइंड में सेट कर लेना। कुल मिला के आगे के लिए रिवीजन के लिए बिल्कुल मत छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है आखिरी में आपको ये टॉपिक्स और पढ़ने हैं पता लगे और बाद में आपका क्या हो, रिवीजन का टाइम ही ना मिले, ठीक है। तो अब पढ़ा हुआ और बाद में अपने रिवीजन के लिए छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, रिवीजन का टाइम नहीं मिला तो, ठीक है। इसीलिए अब अपना जितना पढ़ते जा रहे हो उसको अपने दिमाग में सेट करते चलना। फिर पढ़ा, दिमाग में सेट कर लिया, फिर पढ़ा, दिमाग में सेट कर लिया, इसी तरीके से पढ़ते रहना। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आगे रिवीजन के लिए मत छोड़ना, ठीक है। देखो, रिवीजन तो आखिरी में करनी पड़ती है, ये तो आप मानते हो, लेकिन सारे ही टॉपिक रिवीजन के लिए छोड़ दोगे तो फिर तो काफी लेंथी सा सिस्टम हो जाएगा और उलझ पुलझ हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए डेली के अपने टारगेट्स बनाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो चाहे, लेकिन उसको पक्का करते चलना। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें से आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, इस हिसाब से पढ़ते रहना बच्चों, ठीक है। और जरूर पे आप एचटेट का पेपर क्लियर कर लोगे। एचटेट ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, मतलब पेपर थोड़ा सा, लैंग्वेज जो है ना उसकी वो थोड़ी सी टफ आती है। पेपर इतना मुश्किल नहीं होता पढ़ने वालों के लिए, ठीक है। जो पढ़ते नहीं है उनके लिए तो कितना इजी दे दिया तो भी मुश्किल ही लगेगा उनको, लेकिन आप लगातार पढ़ रहे हो, देख लेना। आप पेपर से आने के बाद जो बच्चे पढ़ के जाएंगे वो तो आके ये बताएंगे कि मैम पेपर इजी था, और कुछ बच्चे जो तैयारी की ही नहीं होगी वो ये कहेंगे कि मैम पेपर मुश्किल था। तो आप ही बताने वाले ये आसान है, आप ही बताने वाले ये मुश्किल। बस डिफरेंशिएट करने लग जाए दोनों स्टूडेंट्स को, बस डिफरेंस यही है कि उसने पढ़ा था और उसने नहीं पढ़ा, ठीक है। आपको समस्याएं बिल्कुल पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। एचटेट को अकॉर्डिंग जितना आपको पूछना है ना पूछते रहना, बट पेपर जरूर निकाल लेना, ठीक है। हाँ, एक गुड़िया बार बार मैसेज कर रही थी कि मैम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए। तो बच्चों, आप बुक शॉप पे जाके देखोगे ना, बहुत सारी बुक्स आई हुई है मॉक टेस्ट के लिए। आप कोई भी बुक उठा लो जो PYQ जिसमें दे रखे हैं और वहां से सोल्व कर लो। सारे ही लगभग, देखो PYQ जिसने भी बुक लिखी है अपने पास से तो बनाने से रहा, सारे पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए वो उठा के छाप दिए। यही तो हर कोई यही तो लिख रहा है ना, तो वही आप चाहे किसी भी बुक लेके उनको सोल्व कर लेना, बस सोल्व कर लेना, ठीक है। चलो आओ बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। और हाँ, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं अपने चैनल पे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, क्लास को बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो, गलत बात है। जैसे मैं आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहती हूँ, ऐसे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। जब बच्चे लिखते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, समझ आता है, तो देखो हौसला तो कहीं ना कहीं टीचर में भी बनता ही है, आखिर वो भी इंसान ही है आपकी तरह, है ना। चलो बच्चों, आओ पढ़ना शुरू करते हैं। हमने कल यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा रुको एक बार, हमने कल यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कैसे आएगा फिर? अच्छा, सारे इधर आएंगे, कोई बात नहीं। चलो, मुझे करना भी नहीं आता रियल में, तो बात ये भी है। चलो, एक्चुअली टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल जीरो है मेरी। चलो आओ बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो अपना और बताओ इसका आंसर।
निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि थे? ये हरियाणा में नवीनतम क्या है, प्राचीनतम क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नई नई चीजें हैं, पुरानी पुरानी पहली जो चीज है हरियाणा की फेमस, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी और आपको वो सारी आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, हरियाणा की सारी प्राचीनतम चीजें हैं वो याद कर लो, सारी जो जो नई चीजें हैं, 2015 में ये कौन सी घोषणा की, 2016 में ये क्या, 2017 में कुछ नई नई चीजें हैं वो भी आपको करके जाने हैं। ठीक है, और बहुत बच्चे ये कहते रहते हैं मैम खिलाड़ियों के क्वेश्चन कराओ, तो कराऊंगी, चिंता मत करो, बिल्कुल दिमाग में सेट है कि ये चीजें आपको करा के भेजनी है। बस लगातार जुड़े रहना, लगातार जैसे आप पढ़ते रहते हो वैसे ही हौसला बनाए रखना। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प करते रहना, क्लासेज को शेयर भी करते रहना, चिंता मत करो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा के भेजूंगी। और दूसरी बात बच्चों, आप आज है थर्सडे, परसों है सैटरडे, सैटरडे को आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की करंट अफेयर हरियाणा की चारों मंथ की कंबाइन मैं परसों करवाऊंगी। ठीक है, चलो आओ देखो, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि हैं? विष्णुदत्त हैं, बलदेव राज शांत हैं, ए और बी आएगा दोनों, या फिर वीरभान है, क्वेश्चन है ये। अब बताओ इसका आंसर, कौन से हैं प्राचीन कवि? आपको याद रखना है, प्राचीन कवि है मेरे प्यारे बच्चों वीरभान। कौन है? वीरभान, ये याद रखने हैं। ठीक है, देखो हरियाणा जीके को पढ़ने का हरियाणा जीके कोई भी हो, उसको पढ़ने का कंसेप्ट ये होता है कि बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम हमें याद नहीं होता, याद नहीं होता। देखो पहली बार किसी को भी याद नहीं होता, चाहे कोई भी इतना ही इंटेलिजेंट हो। अभी मैं एक चीज देख रही थी, किसी ने बताया हुआ था, बहुत ही अच्छी बात थी कि एवरेज स्टूडेंट में और इंटेलिजेंट स्टूडेंट में डिफरेंस क्या है। सही उसका उत्तर बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे कि एवरेज स्टूडेंट में और इंटेलिजेंट टॉपर में और एवरेज में डिफरेंस ये है कि एवरेज स्टूडेंट्स ने बार बार रिवीजन नहीं किया होता उस चीज का। अगर वही एवरेज स्टूडेंट उस चीज का बार बार रिवीजन कर लेता है तो वही टॉपर होता है। आप उम्मीद करती है बात समझ आ गई होगी मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, यही आपकी जीके पे भी अप्लाई होता है। हर चीज को आप बार बार रिपीट करते रहो, उन चीजों को सामने लेके आते रहो, आपकी चीजें सामने से जाती रहेंगी तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होंगे ही नहीं, है ना। चलो आओ पढ़ो 37वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती? देखो अपना हरियाणा है ये, इधर हमारे हरियाणा है में है पंजाब, ये डायरेक्शन अब आप देख लेना। मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूं, राजस्थान इधर हमारे हरियाणा से टच होता है, हिमाचल प्रदेश, और इधर हमारे हरियाणा से टच होता है उत्तराखंड, इधर ही है कहीं। ठीक है, और ये सारा ईस्ट साइड में यूपी टच करता है हमारे हरियाणा को। अब डायरेक्शन बनती है ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आप समझ पा रहे होगे, साउथ वेस्ट में पूछ लिया जाए तो राजस्थान है आपके, नॉर्थ वेस्ट में पूछ लिया जाए तो आपके पंजाब है, नॉर्थ यूपी में पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड है, और साउथ और ईस्ट में पूछ लिया जाए तो कोई नहीं है, पूर्व में आपके यूपी है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूं, आपके यहाँ पे कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो बीच में सिचुएटेड हैं, ना वो हिमाचल प्रदेश से टच होते, ना वो उत्तराखंड से टच होते, ना वो यूपी से टच होते, ना वो राजस्थान से, ना वो पंजाब से। कुल मिला के बात ये है किसी अन्य राज्य से टच नहीं होते, वो कौन सा जिला है, ये बात है। मैंने आपको कल की क्लास में भी ये बोला था कि बच्चों आपको मैप आना बेहद जरूरी है। जिस बच्चे को मैप आता है ना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन रटने की जरूरत ही नहीं है। रटे जाते हैं कि वहां वो मंदिर कौन सा है, प्राचीन कवि कौन सा है, नवीनतम ये बात कौन सी है, ये नदी कहाँ कहाँ से जाती है, क्योंकि वो फैक्ट है ना। फैक्ट ये भी है लेकिन कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल कैसे? जैसे आपका ये हरियाणा है और आपको पता है ये हर डिस्ट्रिक्ट ऐसे ऐसे सिचुएटेड है। जब वो सिचुएटेड पता होंगी तो आपको पता लगेगा कि जो अदर स्टेट से टच ही नहीं होते तो वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप बताओ यहां पे कौन सा है। देखो रोहतक ही यहाँ पे, केवल सेकंड, हाँ रोहतक ही यहाँ पे ऐसा जिला है। अगर ऑप्शन में रोहतक के साथ साथ हमारे हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जो किसी अदर स्टेट से टच नहीं होते, वो हैं दोनों रोहतक और दादरी। कौन से हैं? रोहतक और दादरी। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले सिर्फ रोहतक था, ये PYQ ही करवा रही हूं मैं आपको।
लेकिन जैसे ही दिसंबर 2016 में आपका चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर जिला बना, उसके बाद दादरी भी एक ऐसा जिला है जो किसी अदर स्टेट से टच नहीं होता। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसका मतलब अब दो जिले ऐसे हैं जो किसी अदर स्टेट को टच नहीं होते, वो है रोहतक, सेकंड वन इज दादरी। ये आपको याद रखने हैं, रोहतक और दादरी। ठीक है, तो रोहतक दादरी ऐसे हैं जो किसी और के साथ टच नहीं होते, ये बात आपको याद रखनी है। रोहतक दादरी बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे तो केवल सेकंड इसलिए आएगा क्योंकि खाली रोहतक है। झज्जर टच होता है, जींद पंजाब से टच हो रहा है, इधर झज्जर, इधर गुड़गांव वगैरह से टच हो रहा है। ठीक है, दिल्ली से भी टच होता है झज्जर, तो ये बात आपको याद रखनी है, केवल सेकंड रोहतक। और ऑप्शन में दादरी भी है, तो दादरी भी किसी अन्य राज्य से टच नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है। और एक और बात, अब ना लगातार पढ़ते रहना, पेपर पास में ही है, ये 60-65 दिन जाते हुए देर नहीं लगेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। कभी शाम को समस्या आ जाएगी कि आंधी आ गई, तूफान आ गई, लाइट नहीं है, कभी कहोगे कि गर्मी की वजह से कभी वोमिटिंग हो जाएंगी, कभी मन घबरा रहा होगा, कभी टेंशन की प्रेशर से गर्मी लग रही होगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक एक दिन अब आपके लिए कीमती बन गया है। इन चीजों को दिमाग में बिल्कुल फोकस्ड रखना कि हाँ, आपने पता लगा कि आज सारे दिन लाइट नहीं आएगी क्योंकि आंधी तूफान की वजह से समस्या आ गई, कहीं ना कहीं लाइट में ये जो वायर्स इनमें फॉल्ट आ गया। आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है इन्वर्टर की, कि भाई आपके सही से आप कम से कम एक बल्ब, एक पंखा तो चला सको, इतना अपना इलेक्ट्रिसिटी को बचा के रखना, ताकि एक्सक्यूज ना रहे। पेपर में ये कोई पूछने वाला नहीं होगा कि पेपर क्लियर क्यों नहीं हुआ, कि उस टाइम पे गर्मी बहुत थी और लाइट्स आती नहीं थी तो इसलिए नहीं, ये सब बहाने चलेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कोशिश करना इन चीजों को नेग्लेक्ट करके थोड़ा सा अपना खुद को ही आपको अपना माहौल बनाना पड़ेगा। और ये दिन कब चलेंगे पता नहीं चलेंगे, क्योंकि जब डेट फिक्स हो जाती है ना, मतलब एग्जाम अनाउंस्ड हो जाता है कि इस तारीख को हो, उसके बाद जो टाइम जा रहा होता है ना, उसका पता नहीं चलता, वो टाइम बहुत भागा हुआ जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और ये सच्चाई भी है, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखना हर एक बच्चा। ठीक है, चलो आओ, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? देखो समझना, गोहाना क्षेत्र में आपको पता है फिरोज शाह तुगलक एक राजा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के, है ना। दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक एक राजा रहे हैं जो दिल्ली पे राज कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में ही राजा बनते थे। तो समस्या क्या आई, ये बहुत कट्टर मुसलमान थे। फिरोज शाह तुगलक की देखो, हमेशा हम नेगेटिव बातें ही पढ़ रहे हैं कि कट्टर मुसलमान थे, इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं के हाथ कटवा दिए थे, ये सब मुसलमान होने की वजह से ये हिंदू लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे फिरोज शाह तुगलक। तो विद्रोह किस लिए हुआ, इन्होंने हाथ कटवा दिए। और जब किसी ब्राह्मणों के हाथ कटवा दिए थे, तो जब हाथ कटवा दिए जाएंगे तो कॉमन सी बात है, विद्रोह तो होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये याद रखनी है। और अच्छा ही इनकी बता देती हूँ, इन्होंने बहुत सारी नहरों पे काम किया था, इन्होंने बहुत सारे गांव बसाए थे, बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। बस इनकी एक बुरी बात ये थी कि ये हिंदुओं के प्रति बहुत नफरत करते थे, मतलब कट्टर थे हिंदू को लेके, कि हर चीज अपने हिसाब से चलाना, मतलब मुसलमान का राज होना। ठीक है, देखो हिंदू मुसलमान की समस्या अब भी कितनी हमारे पहलगाम में हुई थी, जो कि गलत है। हम आखिर भगवान ने जब पैदा करके भेजे थे तो इंसान ही है ना, तो ये चीजें वैसे गलत ही हैं। तो आपको ये बात आपको याद रखनी है। तो गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरोध विद्रोह हुआ था? अब कारण आपको पता लग गया, क्योंकि ये कट्टर मुसलमान थे, हिंदुओं के प्रति बहुत ज्यादा नफरत करते थे। ये जब राजा थे, इन्होंने हाथ कटवा दिए थे, इसीलिए यहाँ के लोगों ने इनके प्रति क्या किए थे, विद्रोह किए थे। ये बात आपको याद रखनी है। इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। बलबन भी ऐसे ही थे, और बलबन के ना ये मेवात के जंगल कटवा दिए थे बलबन ने, कई बार क्वेश्चन आता है। और ये भी आता है क्यों इन्होंने ही जंगल कटवा दिए, क्योंकि वहां की जो प्रजा होती है ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा ये बलबन के प्रति क्या थे, बहुत क्रोध था उनके दिमाग में भी, तो इसीलिए बार बार इनके ऊपर अत्याचार करते थे जंगलों से छिपके। तो इसीलिए जंगलों से छिपके अत्याचार ना करें, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आता है मेवात के जंगल किसने कटवाए थे, तो वो बलबन ने कटवाए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1266 से लेके 1286 तक ये राज बलबन का ही था। ठीक है, तो बच्चों आपको इसका उत्तर याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 38 का आंसर है सी। क्या है बच्चों? सी। चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी क्या कहलाती है? देखो
ये क्वेश्चन ना, ये बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे, ये बहुत बार गलत होते हैं। मैं ये आपका एक दिन पूरा टॉपिक करवाऊंगी। ये कई चीजें आती है, टोरा, पगड़, मुरेठा, खंडवा, ये चीज क्या पहनी जाती है, ये चीज लगती आसान है लेकिन पेपर में गलत बहुत ज्यादा होती है। एक ना डमरू, ये ध्यान रखना जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एक है ना क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि एक हाथ से पकड़ के जाने वाला, या फिर एक साइड खाल से मंढा हुआ, जैसे डमरू है, डेरू है, ये ढपली है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। और ये पहने जाने वाली चीजों से भी क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे लगभग लगभग हरियाणा जीके में एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन गलत होता है। वैसे तो मैं भी कराऊंगी, लेकिन अगर कोई बच्चा बुक से भी कर रहा हो ना, तो इस टॉपिक को ध्यान से कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। यहां से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बच्चे जैसे सीईटी का पेपर होगा जो नवंबर में हुआ था 2022 में, उसमें भी बहुत अच्छे से बच्चे कर रहे थे, 25 का 25 भी स्कोर कर लेते। लेकिन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे जिन्होंने 1-2 नंबर बच्चों के कटवाए हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं, आपको कितनी ही जीके आती है, यहां से क्वेश्चन गलत करते हैं और बच्चे नंबर कटवाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए कटवाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ के चले जाना। मुरेठा क्या होता है, खंडवा क्या होता है, पगड़ क्या होता है, टोरा क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक जैसे महिलाओं के आभूषण से क्वेश्चन आता है, बुजनी कहाँ पे पहनी जाती है। अब हम तो देखो दादी से नानी से सुनते आ रहे हैं, जब आगे अब और छोटी जनरेशन आ रही है 1920 जो आ रहे हैं, उनको नहीं पता। तो इसीलिए एक तो महिलाओं के आभूषण, एक ये डमरू डेरू, इन सब से तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं और जो गलत हो जाते हैं। और तो सारे टॉपिक्स कर लेते हैं बच्चे, तो इन पे भी थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। एक है ना विद्युत वाला, बहुत हरियाणा की विद्युत की परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं मैंने टॉपिक करा रखा है अपने ही चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। विद्युत परियोजनाओं से में से क्वेश्चन आता है और बच्चे गलत करते हैं, तो वो जरूर कर जाना कि सोनीपत वाली कौन सी है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना होगी, या फिर पानीपत ताप विद्युत संयंत्र वाला हो गया, या फिर छोटू राम यमुनानगर वाली हो गई, या गोरखपुर वाला हो गया। कुल मिला के विद्युत परियोजनाएं कौन सी, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा किया, विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई, ये सब क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछे जाते हैं और यहाँ से बच्चे गलत करते हैं। यहाँ से गलत ना करो, इसीलिए ये टॉपिक जरूर कर जाना। और मैंने करा रखा है, देख लेना वो पूरा टॉपिक, ठीक है। बिल्कुल सारी वही बातें करा रखी हैं जो आपके पेपर में आने वाली हैं। और जिनको साइकोलॉजी करनी है, सारी प्लेलिस्ट को उठा के देख लेना, वो साइकोलॉजी जरूर कर लेना। आप 30 में से 27, 28, 29 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो अगर आप सही से कर रहे हो तो। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हर लेवल की मैंने साइकोलॉजी करवा रखी है। देखो, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी क्या कहलाती है, क्वेश्चन है हमारा ये। और इसका आंसर होगा मुरेठा। क्या होती है बच्चों, मुरेठा होता है हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी को क्या कहलाती है, मुरेठा। ये याद रखना और इस टॉपिक को पूरे को तैयार करके जाना। ये टॉपिक आता है और बच्चों का यहाँ गलत क्वेश्चन होता है। एक एक नंबर बहुत मैटर करेगा। कितनी ही अच्छी तैयारी हो, वहां पे 90 से 100 का जो स्कोर करने में, एक एक नंबर इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल लगती है। और एक और बता देती हूँ आपको, जो ये तरीके बता रही हूँ ना, इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ये चीजें सबके साथ बीतती है, आम बात है, लेकिन इन चीजों का एहसास आंखें तब खुलती हैं जब हम क्वेश्चंस गलत कर चुके होते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, बहुत बच्चों ने पहले स्टेट दिया होगा, 70, 72, 75, 80, 85, 89 तक भी आगे होंगे, 60 भी आगे होंगे, सारे टाइप के आए होंगे। अब जिन बच्चों के 75, 80 है ना, और वो बच्चे अब तैयारी कर रहे हो, कहेंगे पिछली बार तो मेरे 75, 80 आ गए थे, अब की बार तो बस ज्यादा की तैयारी नहीं करनी, अब की बार तो निकाल ही दूंगा ना। इस गलतफहमी में नहीं रहना। जरूरी नहीं है पिछली बार 75 आए थे, हो सकता है बिना तैयारी करोगे तो अब की बार 60 पे ही रुक जाओगे। जरूरी नहीं होता कि ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा, ये ग्राफ नीचे जाते हुए देर नहीं लगता। आपको इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना कि मेरे पिछली बार 89 आए थे, अब की बार तो एक ही नंबर से रह गई थी, अब की बार तो जरूर क्लियर हो जाएगा। इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना। खूब दबा के मेहनत करना, तब जाके क्लियर होगा। हो सकता है पिछली बार अच्छी मेहनत से 89 बने थे, अब की बार उतनी भी तैयारी कर ली तो हो सकता है उससे मुश्किल पेपर आ गया तो 80 पे भी वापिस आ सकते हो। तो इसीलिए थोड़ा सा सजग हो गए, जाग के पढ़ाई करना, कि जरूरी नहीं है दिमाग में कि 89 आ गए अब की बार 90 बन जाएंगे ना। तैयारी अच्छे से करोगे तब बनेंगे। हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की थी, किसने की थी बता दो। अब अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, फटाफट बताओ, बहुत बातें होगी, फटाफट क्वेश्चन करते हैं।
देखो, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेरे प्यारे बच्चों परिवार पहचान पत्र पीपीपी आंकड़े फैमिली आईडी द्वारा परिवारों की पहचान हेतु किया था। और आपको पता भी है ये परिवार पहचान पीपीपी का क्या मामला चला था, इसी की वजह से 5 नंबर भी हमारे हरियाणा में हट गए हैं। वो यही था कि बहुत लोग सर्विस में होने के बाद भी अपनी इनकम 81 से कम दिखा रहे थे। इसका आंसर है बच्चों सी। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पता नहीं कितनी ही बार ये क्वेश्चन करा दिया, बार बार अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आपको पता है फिरोज शाह तुगलक ने कराया था और 1354 में हिसार बसाया था, ये भी पता नहीं कितनी बारी बता दिया। 1354 में क्या हिसार बसाया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आओ आगे देखो। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का लगभग मैदानी भाग ही है। जैसे ये आपका हरियाणा है, यहाँ पे चट्टानी मिट्टी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे शिवालिक रेंज है। यहाँ पे आपको अरावली की वजह से मिट्टी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे अरावली हिल्स आपकी लगभग ये जो वाला आपका एरिया है ये मैदानी भाग है। तो ये मैदानी भाग है, यही पूछा गया कि इस मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन हमारा ये है और आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सी मिलती है, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, पथरीली मिट्टी, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे आओ बच्चों। हरियाणा की सबसे प्राचीन एवं प्रमुख नहर कौन सी है? आपको पता है यहाँ पे, आप बताओ पहले तो। सबसे आसान क्वेश्चन ये है, देखो क्या गुड़गांव नहर है, भाखड़ा नहर है, भिवानी नहर या पश्चिमी नहर? लगभग ये इसी से निकाली गई है सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर। बच्चों देखो ये हमारा हरियाणा है और यहाँ हमारी यमुना नदी बहती है, इधर है यूपी। तो ये नदी यमुना, अब नदी किसी एक राज्य की बपोती तो होता नहीं है। ये ऊपर की बहुत ऊंचाई से 6330 मीटर की ऊंची से बंदरपूछ की चोटी से निकल के यमुनोत्री हिमनद से निकल के ये आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के, ठीक है। हमारे यमुनानगर में एंटर कर जाती है, इसीलिए हम इसको यमुना नदी बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये निकल के ऐसे यमुनानगर में है, फिर ये कहाँ पे है, फिर ये करनाल में है, फिर ये पानीपत में है, फिर ये सोनीपत में है। ध्यान से सुनना ये सारे जिले। सोनीपत के बाद ये दिल्ली में जाती है, दिल्ली के बाद फरीदाबाद और फरीदाबाद के पलवल के हसनगढ़ से होकर निकल जाती है। अब आप समझना यहाँ पे ये यमुना नदी ऐसे जा रही है। अब यूपी है, यूपी को भी यमुना नदी का पानी चाहिए। ये पलवल के हसनगढ़ से निकल के यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। इसका मतलब यमुना नदी का पानी जैसे हरियाणा यूज कर रहा है, आगे तो नदी तो जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि नदी को सारे को यहाँ रोक लोगे। उससे आगे गई तो ये यूपी में चली गई। तो आपको याद रखना है इस यमुना नदी से पानी तो इनको भी चाहिए, इस नदी का पानी इनको भी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर इससे नहर निकाली गई। जो नहर निकाली गई इधर ये ईस्ट में है हमारे यूपी, तो इसीलिए इसको यहाँ नहर निकाली गई यमुना नदी से, उसका नाम निकाल दिया, उसका नाम बोल दिया पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। और इधर से निकाली गई क्योंकि आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इधर है यूपी, तो क्या बना दिया, नदी यमुना है तो पूर्वी यमुना नहर। इधर इसे यमुना नदी से निकाली और इधर हमारा हरियाणा पश्चिम में है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया पश्चिमी यमुना नहर। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है और यही हमारी सबसे पुरानी नदी भी है, प्राचीन भी है और प्रमुख भी है। प्रमुख इसलिए है क्योंकि इससे पूरे के पूरे हरियाणा में हमारी पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। इसे बहुत, यमुना नहर से भी पश्चिमी यमुना नहर है जो हमारी, इसे बहुत सारे नाले, छोटी छोटी नहरें और भी निकाली गई हैं, और वो निकाल के पूरे हरियाणा में जो हम सिंचाई कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल हमारा पश्चिमी यमुना नहर का है। बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हुआ, डी हुआ। अब ये कारण भी आपको पता लग गया कि पश्चिमी क्यों है और ये वाला पूर्वी क्यों है, रटना नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख लो, इधर यूपी है पूर्व में तो इसलिए पूर्वी यमुना नहर, और इधर पश्चिम में ये है तो पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन चाहे थोड़े कर लेना,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहे हो ना उसको आपको समझ आना चाहिए कि ये कारण क्यों है कि यहाँ इसको पश्चिमी बोल दिया, इसको पूर्वी बन गया। तो ये सारी बातें आप कंसेप्ट, ये जो बताई जा रही है ना बातें, देखो जीके में वैसे तो कुछ कंसेप्ट होते ही नहीं है, लेकिन जहां समझने की बात है कम से कम उनको तो समझो, है ना। जीके तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, पढ़ लिया छोड़ दिया, फिर पढ़ो फिर छोड़ दो, फिर पढ़ो फिर छोड़ दो, एक टाइम के बाद ऐसे लगेगा कि लगभग सारी जीके हमने देखी हुई है। इस तरीके से हर किसी को ऐसे ही पढ़ना होता है जीके को, ठीक है। चलो बच्चों, इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखो, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये हमारा प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। देखो बताओ, जो हमारी प्राचीन इतिहास रहा है हमारे भारत का, उस टाइम पे एक बहुत ही प्रतापी राजा रहे, दाशराग युद्ध बोलते हैं। उस टाइम पे राजा सुदास थे। क्या नाम था उनका? राजा सुदास था। और यही पूछा गया है कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था, क्वेश्चन है ये। और ये हमारे ऋग्वेद है ना, जो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऐसे है, ठीक है। नहीं भाई, फिर भी गलत बोल गई। ऋग्वेद पहला, सामवेद दूसरा, है तो सारे यही, एक सिस्टम से बता रही हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और है सामवेद और फिर है अथर्ववेद। ये आपको याद रखना है। अथर्ववेद जो लगभग जादू टोना टोटका से संबंधित था। तो ये पूछा गया किस नदी के तट पर लड़ा गया, और इसका आंसर आप दोगे, और नहीं दोगे तो मैं कल की क्लास में बता दूंगी, ठीक है। दास, राजा का नाम सुदास था। 10 राजाओं का युद्ध, और सुदास आखिर में विजयी रहे थे। और ये जो है क्या है, ऋग्वेद के जो 10 ये है ना सूत्र, उनमें एक लिखा हुआ है, ये 7वां। ये आप बताओगे कौन सी नदी है इनमें से, ठीक है। नहीं बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल बता दूंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, खाली हरियाणा जीके के लिए नहीं। ये आप जो हरियाणा का, सॉरी, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में भी शुरुआत में यही बातें पढ़ते हो। रावी नदी थी बच्चों, ठीक है। देखो, निम्न में से कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वत्र उगता है? दूसरे उपयोगों के अलावा इस वृक्ष की जाल डाली सर्दियों में पशुओं के चारे के काम आती है, ये बता दो कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वत्र उगता है? दूसरे उपयोग के अलावा इस वृक्ष की छाल डाली सर्दियों में पशुओं के चारे के काम आती है। देखो आप समझो, आपका फरीदाबाद यहाँ है, ठीक है, इसके आसपास है मेवात, और यहाँ पे है आपकी अरावली हिल्स, ठीक है। और इसकी जो छाल है ये काम आती है, ये आती है खैर का पेड़ है। ये किसका है? खैर का। ये आपको याद रखना है। और अगर आप महेंद्रगढ़ के आसपास पूछ ली जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा खेजड़ी का पेड़ होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो बच्चों आओ आगे। गोवन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या है, बताओ आप। बताओ बच्चों। आपको पता है गोवंश के लिए अधिनियम आया था 2015 में, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं है। देखो अब जैसे मैंने पढ़ लिया क्या है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ये नहीं है, इसका क्वेश्चन में ये है कि क्या नहीं है। ऐसी जल्दबाजी पेपर में आप भी मत कर देना कि आके कहो ओहो ये तो पूछा तो ये था कि क्या नहीं है और मैं बताया या क्या है। तो इस बात का ध्यान रखना, जैसे अब मैंने गलत पढ़ लिया था। देखो गोवन संरक्षण अधिनियम 2015 में आया, ये बात आपको याद रखनी है। गोवन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन एचटेट में बहुत सारे मिलेंगे, ध्यान रखना। ये नहीं वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, ये गलत मत कर देना। जल्दबाजी पेपर में दिमाग पे प्रेशर बहुत होता है
कि हाँ ये देख लिया, हाँ निकाल दिया निकाल दिया निकाल दिया, और आखिरी तक वो देखा गोवन संरक्षण अधिनियम क्या है इसमें, फटाफट एक ऑप्शन देखा, पहला ही देखा और टिक करके हम आगे चले गए। जबकि आते हुए क्वेश्चन ये जो गलत होते हैं ना, ये यही कारण होता है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ लेना, क्या पूछा गया, क्या है या क्या नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, जब भी कभी आप जब पेपर को सोल्व करोगे, दिमाग पे प्रेशर तो होगा, देखो हर किसी के होता है, वो डेफिनेटली होगा, ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं कि दिमाग पे प्रेशर ना हो, बेशक मना कर देते हैं। आपको क्या करना है, जब कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसी क्वेश्चन को, एक बार नहीं आया आपको उसको छोड़ के आगे नहीं भागना, एक बार वहीं पे रुकना, उसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आप देखोगे कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं आता, उसी क्वेश्चन को अब जब आप दोबारा पढ़ने लगते हो ना, तो आप देखना, खुद ऑब्जर्व करना, भी पढ़ो तब ऑब्जर्व कर लेना, लगभग 70% आपको वो कंसेप्ट तभी समझ आ जाता है जब सेकंड टाइम क्वेश्चन को आप पढ़ते हो। और तीसरी बात आपको पेपर के लिए ये याद रखनी है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो आपको पता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जब आता हुआ क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको, और नहीं होगा के बाद भी सही आंसर आप छांट पाओगे, ना आते हुए क्वेश्चन का भी। कारण उसके पीछे ये रहता है कि आपने वहां पे एलिमिनेट कर दिया, कि जो गलत थे उनको निकाल दिया, तो सही अपने आप बच जाएगा। कई एक दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी मिलेंगे, ठीक है। तभी तो कहते हैं स्मार्ट तरीके से, जैसे स्टडी करते हो ऐसे ही स्मार्ट स्टडी तरीके से आपको पढ़ाई भी करनी होती है। और सभी बच्चे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, गलत बात आप शेयर नहीं करते हो। नहीं करते ना, गलत बात है। चलो देखो बच्चों, क्या है, देशी मवेशी और संरक्षण का विकास करना इसका है, ऐसा होता है। गायों को मारना, विनाश करना इसका उत्तर नहीं होता। संरक्षण अधिनियम है, संरक्षण में आप संरक्षित करोगे, उनको मारोगे नहीं। तो ये ही है कि आप ऐसा नहीं करोगे, पूछा नहीं है, यही नहीं होगा, क्योंकि आवारा बीमार गाय को रखना, रख रखाव करना, देखभाल करना, ये तो एक कॉमन सेंस भी कहती है कि आप ऐसा तो करते हो। कई बार ना आते हुए क्वेश्चन भी देखो ऐसे आप सही कर पाते हो, जब नाम से ही पता चल रहा है संरक्षण संवर्धन गाय के लिए। और आपको पता है कि हमारे गोवध संरक्षण अधिनियम भी लगाया था कि गोवध आप नहीं करोगे, गाय की हत्या नहीं करोगे, अधिनियम 2015 में आया था। तो उसमें क्या है, उसमें बार बार जब ये जिक्र हो रहा है कि आप गाय की हत्या नहीं करोगे, गाय को नहीं मारोगे, तो आपको यहाँ से ये भी वैसे भी पता लग रहा था कि गाय को मारना, विनाश करना, ये इसका कतई भी अधिनियम का मतलब नहीं है, ठीक है। ये अधिनियम इसलिए नहीं था, तो इसका उत्तर होगा ये बी। हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है, बताओ। देखो अब यहां से समझो, ये क्वेश्चन आप मान लो कि आपके लिए नया है, आपको नहीं आता। आपने पूछा है कि हरियाणा शुरू करने वाला पहला राज्य है। देखो उपग्रह आपने सुने हैं आज तक कभी कि हरियाणा ने ये वाला उपग्रह है? कोई बात लॉजिक गलत। किसान बजट, कहाँ किसान बजट की, कुछ भी नहीं। आर्यभट्ट का क्या संबंध हुआ? कुछ भी नहीं। महिला पुलिस स्वयं सेवक ये जरूर हुआ था, और जिसे हम पिंक पुलिस थाना भी बनाया गया था 2015 में ही। तो महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला पूरे भारत देश का हरियाणा पहला राज्य है, ये बात आपको याद रखनी है। कई बार हम खुद समझ से भी क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे, वो ऐसे ही करेंगे, है ना। थोड़ा सा पेशेंस के साथ पेपर को सोल्व करना जरूर कर लोगे, बस पेपर में पैनिक मत हो जाना। तो बच्चों इसका उत्तर है बी। और मैं साइकोलॉजी की भी अब काफी क्लासेस लेके आऊंगी, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के टॉपिक्स जो हैं उनकी थ्योरी भी कराऊंगी, हरियाणा की करंट भी कराऊंगी, और हिंदी भी एक दिन कोशिश है मेरी पूरी हिंदी भी मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूं। और जिस भी बच्चे को लगता है कि मुझे अब की बार स्टेट निकालना ही निकालना है, तो बच्चों आप अपना हिंदी का बैच भी खरीद सकते हो। डिवाइन स्टडी ऐप पे हिंदी का अपना बैच चल रहा, बैच चल क्या रहा है, लगभग पूरा ही हो गया, डिवाइन स्टडी ऐप पे।
ठीक है, ये बात भी आप याद रखना, इतने में है। ये जो बच्चे हिंदी का पूरा सिलेबस करना चाहते हैं कर लेना, और फिर अपने ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे आप, वहां पे बहुत सारे PYQ हिंदी के करवा रखे हैं, उनको जरूर हल कर लेना आराम से। हिंदी में से 15 में से 15 भी ला सकते हो, नहीं तो 14 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, आराम से अगर सही तरीके से करोगे, पूरा सिलेबस पढ़ोगे, उसके बाद PYQ करोगे। लगभग लगभग शायद 40 एक क्लास होंगी, इतनी ही है। एक दो क्लासेज और भी लूंगी, पद की है, पदबंध की है, ये क्लास लूंगी मैं। ठीक है, अच्छा, विलोम शब्द हैं और मुहावरे, लोकोक्ति, इनकी PDF डालूंगी मैं ऐप पे ही। वो जिन बच्चों ने बैच खरीद रखा है वो देख लेना भाई। ठीक है, आखिरी में कोई दिक्कत नहीं है, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, उसको देख जाना सारे बच्चे, सभी बच्चों की हेल्प हो जाएगी, है ना। चलो आओ, और समस्या जहां आ रही है पढ़ने में क्या क्या, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर है, वहां पे पूछ लिया करो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों का हर बात का, असल में पता है क्या होता है, मैं तब रिप्लाई दे पाती हूँ लगभग, जैसे सुबह ड्यूटी पे चली गई या ड्यूटी से आ रही होती हूँ या ड्यूटी पे बैठी होती हूँ, तब लगभग दे ही देती हूँ। हर बच्चे का कोशिश रहती है कि मैं रिप्लाई दे दूँ, और मैं देती भी हूँ जहां तक संभव हो पाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या आप पूछ सकते हो। ठीक है, और हाँ, अपनी क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, समस्या आए तो पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए बच्चे जितने भी जुड़ रहे हैं, और मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दिया करो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखो मैंने कितने सारे काम आपको बता दिए हैं, इतने सारे काम नहीं करने आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कहना ही ना पड़े, पर अब लगता है कि कहना पड़ता है, नहीं तो नहीं करते, गलत बात होती है जो कि। चलो आओ बच्चों, राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है, और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है। बताओ आप, कुल मिला के बात यह है कि हरियाणा की वास्तविक शक्ति किसके पास है, आप ये बता दो, वही उसका उत्तर है। जैसे देश का प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रपति है, और वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है। ऐसे ही प्रशासनिक प्रमुख हरियाणा का या कोई भी राज्य का राज्यपाल है, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, CM होता है, मुख्यमंत्री होता है। और यहाँ पे भी इसका उत्तर क्या होगा, CM मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये बात आपको देश के रिगार्डिंग भी और हरियाणा के रिगार्डिंग भी दोनों टाइप पे याद रखना है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन, हरियाणा डैश के बीच में स्थित है। हरियाणा 27 से 30, उसको छोड़ो, आप ऐसे याद कर लेना। 27 से 30 उत्तरी अक्षांश है, 74 से 77 पूर्वी देशांतर है। अब इन बातों का मतलब क्या है, इन बातों का समझना। इन बातों का मतलब ये है, ये ग्लोब है, ये अक्षांश है। क्या है, ये अक्षांश है। तो जब अक्षांश में बात करते हैं, हमारा ये ग्लोब है, यहाँ कहीं हमारा भारत देश है, और भारत में यहीं कहीं हमारा हरियाणा राज्य है। अब पूरे में है ना, आपको ये याद रखना है, जो हमारा भारत है वहां पे जो हमारा हरियाणा है वो 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, कुल मिला के यहाँ कहीं है। तो जो भारत है इसके ऊपर के उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि उत्तर की साइड है। और देशांतर ये ऐसे होते हैं, ये देशांतर होते हैं। तो देशांतर में हमारा भारत पूर्वी देशांतर में है, तो भारत के अंदर जो हरियाणा है वो 74 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो आपको दोनों फॉर्म में क्वेश्चन याद रखना है, इसको छोड़ो। आप सिर्फ इतना ही ये पॉइंट्स याद नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये याद रखना है 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है हमारा हरियाणा, जहां स्थित है हरियाणा भारत के बीच में। 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और 74 से 77 पूर्वी देशांतर है। देशांतर ऐसे होते हैं ग्लोब में, और सॉरी, अक्षांश ऐसे होते हैं, और देशांतर आपको पता ही है ऐसे चलते हैं। तो देशांतर की बात करें तो 74 से 77 डिग्री, और अक्षांश की बात करें तो 27 से 30 डिग्री अक्षांश। ये दोनों फॉर्म में आपको उत्तर याद रखना है। ठीक है, अब आपसे चाहे अक्षांश पूछ ले चाहे देशांतर पूछ ले, दोनों टाइप से आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, बढ़े अब आगे।
देख लो। और आपको याद रखना है 27 से 30 डिग्री कैसे है और 74 से 77। अपनी फैमिली 10,000 की बहुत जल्दी हो जाएगी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। जल्दी ही अपनी 10,000 की फैमिली होनी चाहिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो बच्चों, ठीक है। तो देखो 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 74 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों फॉर्म में याद रखोगे। चलो बढ़ते हैं आगे। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक वर्ष किस वर्ष पारित हुआ था? कुल मिला के ये बात है, हरियाणा में नगर निगम विधेयक संशोधन कब पारित हुआ था ये बता दो। और ये डेट आपको याद हर हाल में रखनी ही रखनी है। ये हुआ था 2016 में। कब हुआ था बच्चों? 2016 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। भूतेश्वर मंदिर बहुत बार बता दिया। भीमेश्वरी देवी मंदिर, ये भय से 3 है, ये आपको याद रखने हैं। भीमेश्वरी देवी मंदिर, बेरी, बेरी है झज्जर की जगह, ये रहा बेरी झज्जर में। भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी झज्जर में, भूतेश्वर मंदिर जींद में, और भीमा देवी मंदिर यह है पंचकुला में, कल का पंचकुला में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये है कालेश्वर महातीर्थ, कालेश्वर अपना ये है इधर कुरुक्षेत्र में, ये भी सॉरी यमुनानगर में, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है, सती का जो टखना गिरा था वो कौन सा मंदिर है कुरुक्षेत्र का? दिमाग में नहीं आ रहा रे, ये की तो है 11 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हमारे कुरुक्षेत्र में है। कमेंट सेक्शन में डालना, दिमाग में नहीं आ रहा, बहुत बार कराया भी मैंने। क्या नाम है उसका? अरे मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जब, गए भी थे वहां पे हम। चलो दिमाग में आएगा तब बताऊंगी। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है बच्चों? जींद में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। काला अंब कहाँ है? पानीपत में। समालखा कहाँ है? पानीपत में। पानीपत की तीनों लड़ाई याद रखनी है। 1526, 1556 और 1761। 26, 56, 61, ये दोनों तीनों लड़ाई आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे आओ। हरियाणा में यह है जिला जिसने सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, बताओ। हरियाणा में बहुत ज्यादा तो वर्षा वैसे होती ही नहीं है, लेकिन जितनी भी होती है उसमें से भी सबसे कम कहाँ होती है ये आपको याद रखना, वो होती है सिरसा में। कहाँ होती है? सिरसा में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, वो होती है बच्चों सिरसा को, ठीक है। चलो आगे आओ। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, हमारा प्राचीन महाकाव्य, और सबसे बड़ा भी यही है जिसे हम भगवत गीता बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। चलो आगे आओ। कवि मालदेव हरियाणा के कवि थे, बिल्कुल सही बात है। ये कौन सी भाषा के कवि थे क्वेश्चन है ये आपको बताना है। कवि मालदेव हरियाणा के किस भाषा के कवि थे? ये हर बच्चे को याद रखने हैं बच्चों। ये था हिंदी के। कहा कौन से थे? हिंदी के। कवि मालदेव हरियाणा के कवि थे और कौन सी भाषा में कविता करते थे आपको याद रखना है, हिंदी में, ठीक है। जैसे हमने अल्ताफ हुसैन हाली से संबंधित आ गया, उर्दू में कई बार ये आती है। अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह कहाँ है? हाली दरगाह, तो वो भी आपको याद रखना है बच्चों, वो पानीपत में है। वो कहाँ है? पानीपत में है, क्योंकि बिल संबंध ही, इनका संबंध कहाँ से था? पानीपत से था, इसलिए इनकी दरगाह भी कहाँ पे? पानीपत में है। और हाली पुरस्कार भी उर्दू में दिए जाते हैं, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे आओ बच्चों। हरियाणा का राज्य पक्षी कल भी बताया था, काला तीतर, जिसे हम ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहते हैं, ठीक है। क्या है उत्तर? काला तीतर, जिसका कि आंसर ब्लैक फ्रैंकोलिन साइंटिफिक नेम है, वैसे इसका नाम काला तीतर है। जैसे हमारा पशु काला हिरन है, जिसे हम ब्लैक बक भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन है ये।
अब आप पता है इसमें जिसने पढ़ नहीं रखी है कुछ भी थोड़ा बहुत भी, वो बच्चे पता है किसके साथ करेंगे, सोच लेंगे मुख्यमंत्री करता होगा राज्यपाल की नियुक्ति, गलत हो जाएगा। अच्छा, आर्टिकल कौन सा है राज्यपाल के लिए, बहुत बार पूछा जाता है आर्टिकल भी, आर्टिकल है इनके लिए राज्यपाल के लिए 153, ठीक है। और इनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको याद रखना है। और हाल फिलहाल में हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय, पेपर में आया था कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं। ये जब पहले तो देखो जन्म हुआ था तब तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, हैदराबाद में। अब आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य काट के बना दिया गया है तेलंगाना, तो वो अब कहाँ चले गए हैं, अब पूछी जाए इनकी लोकेशन की वो जहाँ पैदा हुए थे वो जगह तेलंगाना में चली गई, इसीलिए तेलंगाना भी ऑप्शन में हो तो भी आपको याद रखना है। और ऑप्शन में तेलंगाना ना हो तो फिर आपको आंध्र प्रदेश, हैदराबाद जो भी हो वो आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, हमेशा राज्यपाल दूसरे स्टेट का होता है, आपके हरियाणा का कभी भी राज्यपाल नहीं बनाया जाता। जैसे अब देख लो बंडारू दत्तात्रेय जो हमारे राज्यपाल हैं, ये साउथ साइड के हैं, ठीक है, इनको हमारी भाषा लगभग कम समझ आती है। और राज्यपाल का काम क्या होता है, राज्यपाल का काम ही होता है कि जो आपके हरियाणा में किसी भी स्टेट में जो कार्य चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, उस सारी अच्छाई भी चलती है और बुराई भी चलती है। जो भी आपके राज्य में नेगेटिव माहौल है, पॉजिटिव माहौल है, जितना जो कुछ है सारी की सारी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी होती है, ठीक है। इसीलिए वो हरियाणा का होगा तो देखो क्यों गलत बताएगा, है ना। तो ये अदर स्टेट का होता है, उसको उस राज्य से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए ये संभावना जताई जाती है कि राज्यपाल को अदर स्टेट का इसलिए बनाते हैं ताकि ये सही रिपोर्ट आगे पहुंचाई जा सके। और आपको दूसरी बात ये रखनी है याद, राज्यपाल का आर्टिकल है 153। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कभी भी राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करते, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हम मुख्यमंत्री को शपथ जरूर राज्यपाल दिलाते हैं। चलो आगे आओ। नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है, कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। देखो मैंने आपको कल परसों बताया था, जितनी भी प्राचीन चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी आपको किसके अंडर करनी है, आपको करनी है कि सारी की सारी जितनी प्राचीन चीजें हमारे हरियाणा में, गीता का उपदेश सरस्वती नदी के किनारे, ज्योतिसर तीर्थ सरस्वती नदी, महाभारत का युद्ध सरस्वती नदी, सारी चीजें पुरानी पुरानी सरस्वती नदी बताई थी मैंने आपको। आपको उत्तर ना भी आता हो सरस्वती नदी कराना। अब आपको पता है सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश जब हड़प्पा था सबसे पहला, हम बात करें हमारे प्राचीन इतिहास की, सबसे पहले जब हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं भारत का, उसमें हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, जिसे कि जहां पे मोहनजोदाड़ो और ये जो पाकिस्तान की सभ्यता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, हड़प्पा जगह पे नाम होने के कारण इसकी हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम पड़ा था, क्योंकि वहां की जो सभ्यता कैसे कैसे लोग रहते थे इसलिए इसका नाम पड़ गया। तो देखो ये हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आया था, वैदिक काल आ गया था, जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो कि हिंदू में सॉरी ये लोहे की खोज हो गई थी, यहाँ पे राजा बनने शुरू हो गए थे, जंगल काट के अपनी प्रॉपर्टी बनाने लग गए थे, जिसमें कि हमने चार ये जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, जो ये हमने वर्ग डिवाइड किए थे, ये उत्तर वैदिक काल में हुए थे। कारण था कि लोहा मिल गया था और लोहे का यूज करके जंगल बहुत सारे थे, उनमें जंगल काट पा रहे थे और उसकी जगह पे अपनी सही से प्रॉपर्टी हड़प के, काट के, जंगलों को बना के वो की जा रही थी। तो ये आपने पढ़ा है, ठीक है। उस टाइम पे लड़की का पैदा होना अशुभ भी मानने लगे थे। क्यों मानते थे, क्योंकि कारण इसके पीछे ये था कि लड़के ताकतवर होते हैं और लड़के ताकतवर होते हैं वो जंगलों को काट के ज्यादा प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो इसलिए दिमाग में तभी से ही ये गलत धारणा पैदा हो गई, ठीक है। तो ये बात तो सबकी बता रही हूं। तो उसी दौरान में हमारा सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है, सात नदियों के बीच में बसा हुआ प्रदेश, बात ये है सप्त सिंधु, ठीक है, 7 नदियों के बीच में बसा हुआ प्रदेश। तो उन्हीं में से ये जिक्र है कि कौन प्रदेश का भाग मानी जाती है, कौन सी नदी ऐसी है जो इनका भाग मानी जाती है। अब देखो मैंने कितनी सारी एक्सप्लेनेशन बता दी, अब उम्मीद करती हूँ आप ये बात बता पा रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे जितनी प्राचीन चीजें सरस्वती। आप वैसे भी समझो, साहिबी नदी हमारी दक्षिण हरियाणा की नदी है, सप्त सिंधु से इसका कोई लेना देना है ही नहीं।
ठीक है। अच्छा, इसलिए कट गया। मारकंडा नदी एक छोटी से नाले के रूप में ही है जो कि हिमाचल प्रदेश के धरतीधर की पहाड़ी से निकल के हमारे हरियाणा के अंबाला में प्रवेश करती है, और अंबाला से निकलने के बाद ये लगभग लगभग कुरुक्षेत्र के मारकंडा के बाद जो सरस्वती नदी है उसमें हमारी ये मिल जाती है। तो ये एक छोटी सी नदी है, तो ये भी सब सिंधु प्रदेश का हिस्सा नहीं है। और यमुना नदी हमारे हरियाणा के यमुनानगर में प्रवेश करके यूपी में चली जाती है, ये भी सब सिंधु का प्रदेश की बात नहीं हुई। तो यहाँ पे कौन सी हुई? यह हुई सरस्वती नदी की। और जितनी भी प्राचीन चीजें हैं, अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो भी आपको सरस्वती नदी ही करके आना है, ये बात बच्चों याद रखना। ठीक है, इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, पेपर की टेंशन तो नहीं ले रहे हैं? देखो, जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके होंगे उनको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और जो बच्चे तैयारी नहीं किए हैं उनको डरना नहीं है, टेंशन भी नहीं लेनी है, बस आराम पूर्वक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहना। ठीक है, पूरी साइकोलॉजी करवा रखी है मैंने, पूरा सिलेबस करा रखा है, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, फिर मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत सारा सिलेबस आपका अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है साइकोलॉजी की, पूरी देख जाना। और फिर मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना। हिंदी के लिए भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। रही बात आपकी रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए सुनिंदा आपको मैंने टॉपिक बहुत बार बता दिए, अब बार बार वही बातें क्या बतानी। उनके लिए आप क्या करोगे, आप कोई भी यूट्यूब पे देख लेना जो टॉपिक आपको ना आए, जैसे श्लोक्स का है, क्लोक का है, कैलेंडर का है, एज है, ब्लड रिलेशन है, ये छोटे छोटे हैं, टाइम ये डिस्टेंस वगैरह के हैं, ये सारे टॉपिक तो आप वैसे ही कर लोगे। कोई भी बुक ले लेना, 10 नंबर की आएगी। फिर आता है 10 नंबर का मैथ, उसमें भी ज्यादा मुश्किल लंबी चौड़ी कहानी नहीं आती, वो बेसिक मैथ आना है। उसमें आप रेशियो प्रोपोर्शन जरूर कर जाना, वो एक आसान टॉपिक है। एवरेज का टॉपिक एक आसान टॉपिक है। अच्छा, क्या है ये, एवरेज हो गया। परसेंटेज एक आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, बेसिक ही आएगा। 10th स्टैंडर्ड तक ही आपने जो किया हुआ ना, उसमें भी 10th में भी बेसिक स्टैंडर्ड आएगा, इसमें हाई नहीं आएगा। 10 नंबर में ज्यादा नहीं आता। अब जिसका हाई टीजीटी मैथ का 70 नंबर का हो गया, या फिर हाई जिसका पीजीटी मैथ देना है, देखो उनको तो करना ही पड़ेगा, उनका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये कॉमन सेक्शन में जो मैथ आता है ना 10 नंबर का, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आराम से मैथ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एक अरिहंत की बुक आती है मैथ्स की, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी वहीं से किया था। वो बुक उठा लेना आप, उसमें से टॉपिक करना शुरू करना। एक टॉपिक के काफी क्वेश्चन है, हो सकता है वहां से क्वेश्चन ना आए, तो फिर आप क्या करोगे। अब ये मत कहना कि प्रमोशन कर रही हूँ अरिहंत की मैथ का बुक, ना मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं आपको अपनी एक अच्छी फैमिली होने की वजह से बस आपको एक बात बता रही हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है, मैथ्स के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें आप उनको हल करोगे। हल करने के बाद आपको जो टॉपिक समझ नहीं आया, फिर उसको यूट्यूब पे उठा लो, कोई भी टीचर से जिसको आपको पसंद आती हो क्लास देखनी, आपको समझ आती है, पसंद तो छोड़ो समझ आती है, उनका देखना। फिर उस टॉपिक को करने के बाद यूट्यूब से फिर आप उस बुक से हल करोगे, क्योंकि उसमें बेसिक क्वेश्चन है और आपके लेवल के ही क्वेश्चन है, इसलिए बोल रही हूँ। अब मैं बताने लग जाऊं कि हाँ अग्रवाल कर लो या फिर किरण वाली बुक कर लो, उनका कोई औचित्य नहीं है। 2 महीने में तो बुक के पेज पलटे जाएंगे, इतने हैं। ठीक है, वो आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाई लेवल के एग्जाम्स है, या फिर सीईटी में जिन बच्चों को पूरे का पूरा स्कोर करना, उनको तो फिर करना ही पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलो बताओ अब क्वेश्चन। धारणीय विकास को बढ़ावा हरियाणा ने दौरान एक वन नीति विकसित की थी, किस वर्ष में? कुल मिला के बात ये है, हरियाणा की वन नीति कब आई थी ये बता दो। ये आई थी 2006 में। ठीक है, ये बार बार वन नीति वगैरह ये इसलिए बनानी पड़ती हैं ताकि आपको, देखो अब टेम्परेचर बता रहे हैं कि लगभग 52-53 तक जाएगा। 29 मई से 2 जून तक आप घर के अंदर रहना, ये नहीं हो जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा सा शीशा, बार बार हाई अलर्ट जारी नहीं किए जा रहे, वो इसीलिए किए जा रहे टेम्परेचर बहुत ज्यादा। और पेड़ अगर आप लगा रहे हो तो टेम्परेचर थोड़ा सा बैलेंस में आ जाए, इसीलिए सरकार जागरूक करने के लिए बार बार ये योजनाएं भी चलाती है। जैसे अभी पीछे चलाई थी प्राण वायु देवता पेंशन, इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, ताकि लोग जागरूक हो। जैसे हम स्पेशल एक तरु दिवस मनाते हैं जो कि पेपर में आता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये 2006 है ना बच्चों, इस 2006 को ही हमारी एक और भी याद रखनी है, जो ये है ना खानपुर वाली यूनिवर्सिटी है,
क्या है, भगत फूल सिंह वाली, ठीक है, वो भी 2006 को ही। महिला विश्वविद्यालय जो उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था, वो भी 2006 को ही भी उसकी स्थापना हुई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये वन नीति भी 2006 को, भगत फूल सिंह जो हमारा महिला विश्वविद्यालय है कानपुर सोनीपत वाला, उसकी भी स्थापना उत्तर भारत का, पेपर में आता है उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो वही है 2006 में बना, जो मैंने आपको बताया कानपुर सोनीपत वाला। अच्छा, तरु दिवस कब बनाया जाता है, 15 जुलाई को, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो चले आगे, इसका उत्तर है बच्चों ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या क्या है। भाई समस्या मिट्टी को लेके हमेशा ही रहती है, कई जगह की उपजाऊ मिट्टी होती है, कई जगह की उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। जैसे हमारे हरियाणा की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसमें कि हम अच्छे तरीके से गेहूं के समय पे गेहूं उगा पाते हैं जो कि रबी की फसल है, और खरीफ के समय में बहुत अच्छे से धान उगते हैं। यहाँ पे कपास सही होती है जो कि सिरसा की साइड होती है, और धान वगैरह जो कि करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, कैथल में है, जींद में है, यहाँ तो बहुत अच्छा धान होता है, सोनीपत वगैरह उधर की पट्टी में, ठीक है। तो देखो आप इससे मान पा रहे होगे कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। आपकी जमीन होती है उसमें दो ही चीजें हो सकती है, या तो उपजाऊ है या नहीं है, नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे। जैसे झारखंड साइड की है ये प्लेटूज पठार, जहां नागपुर का पठार वगैरह है, मालवा का पठार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है, खेती नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मिनरल्स मिल सकते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा की मिट्टी में है उपजाऊ बहुत है, लेकिन एक समस्या है, जो मिट्टी की समस्या है वो क्या है, आपको पता है, आपका हरियाणा राजस्थान से बहुत ज्यादा टच होता है, जो कि हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान को 3 साइड से टच करता है। ये आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया है। आपका हरियाणा राजस्थान की 1262 किलोमीटर बाउंड्री टच होती है। इसका मतलब आपका जो ये राजस्थान है हरियाणा से बहुत ज्यादा टच होता है, और राजस्थान में आपको पता है बहुत सूखा पड़ता है, और सूखे में आपने देखी होगी मिट्टी है बहुत ज्यादा, अभी जैसे लू चल रही, आंधी तूफान है, तो इसमें जो ऊपर वाले लेयर है ये उपजाऊ है, और बहुत ज्यादा लू चली, आंधी तूफान चले तो ये मिट्टी उड़ के चली जाती है। तो यही हमारी राजस्थान के साथ टच हो गई, राजस्थान में सूखा होता है, कुछ सिम्टम्स तो हमारे, वही चीज तो हमारे हरियाणा में भी तो है ना। तो इसीलिए यही क्वेश्चन है कि मुख्य मृदा की अपर्दन की समस्या है वो कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है। मृदा अपर्दन की, मुख्य मिट्टी की जो समस्या है मृदा अपर्दन, कुछ नदियां बहा के ले जाती हैं तो वो मिट्टी चली जाती है, कुछ लू वगैरह चलने से, आंधी तूफान चलने से भी मिट्टी उड़ जाती है। ये एक समस्या है जिसे हम मृदा अपर्दन की समस्या बोल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर है बच्चों बी। क्या उत्तर है? बी। जितनी एक्सप्लेनेशन दे रही हूं ना, 1262 किलोमीटर, महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसकी तीन साइड से राजस्थान से टच होता है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन बता रही हूँ। जितना बोल रही हूँ ना, इनको ध्यान से सुनते रहना। अलग अलग टाइप के एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए ही बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब सारे लिख तो पा नहीं रही, इतने सारे क्वेश्चन, तो जितना बीच बीच में एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इनको ध्यान से सुनते रहना, ये एग्जाम में आने वाली चीजें हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के इतिहास के साक्षर डैश पर नहीं पाए गए हैं, बताओ कहां नहीं पाए गए हैं। कुल मिला के बात यह है, आपका जो हरियाणा है उसमें इतिहास कुल मिला के कुछ चीजें ऐसी मिली हैं आपको हरियाणा के, जिसमें आपने क्या देखा, जिसमें आपने ये देखा है कि हमारी ये चीज फेमस है, ये चीज फेमस है, ये चीज फेमस है। आपको पता है अशोक स्तंभ, जो कि अशोक स्तंभ है, ये बनाया गया था अशोक के टाइम का। बाद में इसको स्तंभ को उठा के, पिलर था एक टाइप से, ये बाद में उठा के फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गया, ठीक है। था तो हमारे हरियाणा ही का ना, तो ये स्तंभ है, तो साक्ष्य है इतिहास के, पुराने इतिहास के, जो चीजें फेमस थी और हमारे हरियाणा में स्थित थी। अच्छा, चनेटी का स्तूप है, हमारे हरियाणा में था, ये भी आपको याद रखना है। थानेश्वर का तो पता ही आपको, तो सांची का स्तूप हमारे हरियाणा में नहीं है, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है, साक्ष्य नहीं पाए गए, तो आपके सांची का स्तूप कहीं नहीं है। और आप मुझे ये बताओगे सांची का स्तूप है कहाँ पे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और कई बार पेपर में ये आता भी है, आसान है, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप दोगे सांची का स्तूप कहाँ है, ठीक है। नहीं बताओगे तो फिर बता दूंगी, बाकी बताने की जरूरत ही नहीं है, लगभग बच्चों को आता मिलेगा। ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की हमारी क्लास, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई होगी।
पसंद तो क्या आनी है, समझ आई होगी, ठीक है। पसंद नहीं करना, हमें चीजों को समझना है। अगर आपको समझ आई है बहुत अच्छी बात है, फिर क्लास को लाइक करोगे। अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि ये चीजें समझ नहीं आई है, मैं जरूर उनका आंसर दूंगी। जैसे एक बच्चे ने लिखा था छोटी काशी, हम मैम कैथल को बोलेंगे या भिवानी को बोलेंगे, तो ध्यान से सुनना। हरियाणा की छोटी काशी अगर पेपर में आता है, मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखोगे वो है हमारी भिवानी। छोटी काशी हमारी भिवानी भी है और छोटी काशी हमारी कैथल भी है। दोनों ऑप्शन में बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है मंदिरों की अधिकता की वजह से, तो आपको टिक करना है भिवानी। अगर साफ साफ लिख दिया हरियाणा की छोटी काशी, तो आपको रखना है याद ये है कैथल, ठीक है। तो दोनों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कभी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक बच्चे ने पूछा, जहां जहां समस्याएं आती हैं पूछते रहना। समस्याएं हर किसी के साथ आती हैं, पूरी जिंदगी समस्याओं से ही भरी है, ऐसे ही जूझते चल रहे हैं जूझते। लेकिन आपको मैं एक और बात बता देती हूँ, देखो आपके लिए गवर्नमेंट जो बहुत ही बेसिक नीड है, हर किसी के लिए जरूरत है, आप इस बात को समझना। मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो देखो, मेरी जॉब नहीं लगी थी ना, मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जॉब नहीं लगी है, पता नहीं क्या होगा, ये होगा। लेकिन अब मैं बताऊं तो कुछ नहीं, जब आप पढ़ते हो ना, वो जिंदगी फार बेटर होती है कि बजाय कि दूसरा संघर्ष जरूर शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप जॉब लग गए तो फिर आपकी जिंदगी के सारे संघर्ष खत्म हो गए, नहीं, संघर्ष ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन हमें उनमें सारी जिंदगी लड़ाई करती ही रहने हैं, चलती ही रहनी है, ये भागम दौड़ भागम दौड़। अब दूसरे टाइप का संघर्ष शुरू हो गया कि घर का काम करना है, फिर ड्यूटी जाना है, आके पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है, ये वो, पूरे दिन जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। अब मैं आज ही खुद ही बैठ के सोच रही थी कि पहले ये लगता था, अब ये लग रहा है कि टाइम नहीं है, ये है। इसका मतलब जिंदगी में हम कभी संतुष्ट होते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले हमारी बेसिक नीड को जरूर पूरा करना है। जैसे पहले घर, कपड़ा, मकान बेसिक नीड थी, ऐसे ही हमारी मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज के दिन नौकरी भी एक बेसिक नीड बन गई है। उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है और जरूर सफल हो गया आप लगातार पढ़ते रहे तो। बिल्कुल निराश किसी भी बच्चे को नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों। ईमानदारी से बस अपने आप पे जो सिलेबस है उसको फिक्स करके अपने टारगेट सेट करो, उनको पूरा करते चलो। कोई बात नहीं, 60-65 दिन अगर आपकी नींद थोड़ी सी कम भी हो गई तो कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। पेपर देने के आने के 2 दिन बाद खूब सोना, ठीक है। तो उसके लिए बाद में नींद हराम हो, उसके लिए अभी अपनी नींद हराम करके थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि वो जिंदगी भर सब सही रास्ता चलता रहे। जब आप ये स्टेट क्लियर कर लोगे, फिर आप अपने मेंस पे बात करेंगे, ठीक है। जो मेन पेपर होगा स्टेट देने के बाद, बार बार ये स्टेट की फीस ना भरनी पड़े, बार बार ये संघर्ष ना करना पड़े, कम से कम एक बार क्लियर करके साइड करो, ठीक है। तो खूब पढ़ा करो, खूब मेहनत करो, समस्याएं तो पूछ लेना। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। और आज हर एक बच्चा अपनी क्लास को स्टेटस पे लगाएगा, मैं ये आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि अपनी फैमिली बहुत जल्दी 10,000 की बने। चलो, धन्यवाद बच्चों।